पूरी रात गुजर गई। बहाने, धोखे, कस्में, यादें। याद आई तो सब याद आई, नहीं आई तो नींद नहीं आई। यूं गुमान होता है कि नींद तो आंखों से कहीं दूर छुपते फिर रही है। और फिर बारिश और बादलों की गूंजती हुई आवाज़ों ने भी पूरी रात जगाए रखा, तो मैंने सोने की कोशिश भी नहीं की। सुबह के 6 बज रहे हैं और बॉयज अभी तक सोई नहीं। मैं अकेला नहीं था जो जाग रहा था, सिवाय एक बंदे के 2 लोग और भी जाग रहे थे, जयपाजी और एहसन। आंखें एकदम थकन से चूर हो चुकी हैं। कौन कहेगा कि ये लोग 2 दिन से अरे ये क्या चीज़ है? अरे ये तो मैं हूँ। बारिश में मोर नाचा किसने देखा? मैंने देखा। खैर, हमारा इस जगह को और इस सुनसान गली को खुदाफिज करने का टाइम भी आ गया। खुदा हाफिज जगह। ये जो गाड़ी आपको सामने दिख रही है, इसको यहाँ की ज़बान में केकड़ा कहते हैं। ए केकड़े! इसके बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया और फिर हम निकल गए। हमें जाना है नंगर 11 नंगर से आ रही है 11 नंगर पार कर। इधर से क्यों पार कर उधर। ये जो भरोसा ना की थी वो साईं आजकल 2 कट गलत दसी पे हो बेड़े बड़े हेवी रहा। तो दोस्तों, हमने आमिर भाई के साथ सीन कर दिया। हमने आमिर भाई को 6 बजे से उठाने की कोशिश की, भाई चलें हमें नंगर पार कर चलना है, लेकिन आमिर भाई ने कहा आधा घंटा रुक जाओ, सोने दो, 2 घंटे सोने दो, 20 मिनट सोने दो। 5 मिनट के बाद हमने आमिर भाई को बोला भाई 12:30 बज रहे हैं, उठो निकलना है। आमिर भाई समझे 6 घंटे की नींद पूरी है। उसके बाद उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, निकला। अभी हमने उनको बताया कि अभी 9 बज रहे हैं। कब से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, टाइम भी नहीं देगा गाड़ी में। कैसा दिया पाजी? मैंने टाइम मैनेज कर लिया भाई। सुस्त लोग ऐसे ही होते हैं, खाना। अब होपफुली हम नंगर पार कर अपने टाइम से पहुंचेंगे। साईं, आप कितने अरसे से हो यहाँ पे? 20 साल है। 20 सालों से यहाँ पे? जी हाँ। 20 साल पहले कैसा दिखता था ये? थोड़ा लंबा था और हलचल, गाड़ियाँ कम थे। अभी 5-7 साल से ज़्यादा गाड़ियाँ शाड़ियाँ चल रही हैं, गुजारा बस नहीं चल रहा। आबादी लोग ज़्यादा आना शुरू है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 10 साल से तकरीबन। तो आप हमेशा से यहीं रहते थे? जी हाँ, इधर। मतलब आज़ादी से भी पहले से? आज़ादी के बाद में हम तकरीबन 65 वाली जंग में आए थे। राजस्थान से आए? राजस्थान, इंडिया से यहाँ आके रहना शुरू हो? जी हाँ। इधर हमारा मुर्शिद भी था और हमारा मुसलमानी मुल्क भी पाकिस्तान था, उसकी मोहब्बत में यहाँ आ गए। बड़ी अच्छी बात है, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहब्बत, पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहब्बत है तब तो हम उधर अंग्रेज से लड़ाई किया है, उधर कितने हमारे और शहीद हो गए, फिर भी हम आ गए इधर पाकिस्तान। आपका नाम क्या? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। जी हाँ। अच्छा, चलिए जी, शुक्रिया भैया, आपसे तो बात हुई फिर। थैंक यू यार, आप मेरे गाँव आए यार। मैं आपके लिए इतनी देर से वेट कर रहा था। मैं कहा आओगे कब यहाँ पे, चाय वाय पिलाऊं। अगर गौर किया जाए तो मुसाफिर हम सब ही हैं, कोई अपनों की तलाश में, कोई खुद अपनी तलाश में। ये सामने वाला टीला, वहाँ तक चढ़ के जाना है बस, ये एक मेहनत करनी है। मगर हर कोई सफ़र में है। जब भी आप सफ़र करते हैं तो वो जगह और वहाँ के लोग आपकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो बन ही जाते हैं, क्योंकि दरिया जब समंदर से मिलता है तो दरिया नहीं रहता। सफ़र ज़रूरी है, भले मंजिल ना भी मिले। कम अज़ कम अच्छा मुसाफिर तो बन ही जाओगे। रास्ते की गर्द उड़कर जब बाल सफ़ेद कर देगी तो मुश्किलें पार करना भी सीख ही जाओगे। जब बात करना मुश्किल और सफ़र करना आसान होगा, तब रंजिशें भुलाने पर अमल कर पाओगे। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं, तुम ये पाओगे। हम लोग अपने रास्ते में थे नंगर पार करके, और मैंने नंगर पार कर का जो है वो मैप खोला हुआ था। मैप पे मेरी नज़र पड़ी एक नाम पर जिसका नाम था बोडेसर। बोडेसर के बारे में सर्च किया तो पता चला यहाँ पे एक अजीब खासियत है कि जिस रोड से मैं चलता हुआ आया हूँ यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती थी। कच्चा है थोड़ा, बारिश की वजह से भी, तो मैं पैदल ही चला आया। इस जगह की खासियत यह है कि जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर एक बोडेसर मॉस्क है। बोडेसर मॉस्क के बिल्कुल पीछे मंदिर है। मंदिर के बिल्कुल पीछे जैन मज़हब के 2 टेम्पल्स हैं।
तो मैंने कहा यार इससे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो सकती है कि एक ही दायरे के अंदर 4 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। क्या मज़ाहिब हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कनेक्शंस हैं, कैसे रहते होंगे पहले के लोग। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस जगह के बारे में काफ़ी स्ट्रेंज है। आबो हवा में एक खामोशी सी है, एक तारीकी सी है, कदम बहुत भारी महसूस होते हैं, हवा में ही कुछ हैबत सी है। पता नहीं क्या चक्कर है। शायद इस ज़मीन की कुछ कहानियाँ रही होंगी जिसके बारे में मुझे कोई इल्म ना हो। शायद लोगों से पूछने पर कहानियाँ मालूम ही ना हो, लेकिन कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे। खैर, कुछ मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चल के साथ ही एक्सप्लोर करते हैं, साथ ही देखते हैं क्या दिखता है। पोनी जैन मंदिर ये लगभग 9वीं सेंचुरी में एक पोनी धारो नामी खातून ने बनाया था। पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और फिर चट्टानों के टुकड़े लाकर सीढ़ियाँ तराशी गईं ताकि मंदिर एक ऊंची जगह पर बनाया जा सके। पूनी जैन की यहाँ लोकल्स में एक कहानी भी सुनने को मिली। कहते हैं कि पूनी जैन देवी ने शादी नहीं की थी और उनके हिस्से में एक बहुत बड़ी ज़मीन भी थी जिस पर लोगों की नज़र भी थी। तो लोगों ने उनसे कहा कि इतनी बड़ी ज़मीन का क्या करोगे, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मंदिर बनाऊंगी, और फिर मंदिर बनाया गया। फिर उन्होंने मंदिर के टॉप पर एक सोने से बनी हुई मुजस्मे टाइप चीज़ को नस्ब करवाया, और ऐसा पक्का नस्ब करवाया कि उसको निकालना या तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। फिर उन्होंने यहाँ संस्कृत में लिखा कि जो कोई भी मेरे बाद इस मंदिर का सर काटेगा, मतलब कि वो गोल्ड की चीज़ कोई निकाल लेगा या उसको तोड़ देगा, इस पूरी जगह का वही हकदार होगा। काफ़ी वक्तों तक ये मंदिर ऐसे ही रहा। काफ़ी लोगों ने ट्राई भी किया पर कभी वो उस गोल्ड की चीज़ को निकाल नहीं सके। फिर काफ़ी सालों के बाद एक शख्स आया और वो उस गोल्ड की चीज़ को निकाल कर ले गया। मेरे पूछने पर लोकल्स ने बताया कि उनको तो नहीं मालूम कि वो शख्स कौन था, और मज़े की बात उसने ज़मीन भी नहीं ली। इस मंदिर को बाहर की साइड से देखा जाए तो पत्थरों को तराश कर काफ़ी खूबसूरत किस्म का काम नज़र आता है। ये ज़रा पुराने क्लासिकल स्टाइल से बनाया गया, मतलब कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर। मुझे गौर से देखने पर सीमेंट या चूने जैसी किसी भी चीज़ का काम नज़र नहीं आया। इस ही वजह से यहाँ की दीवारें कमज़ोर हैं, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के लोकल्स और कुछ लोगों ने मंदिर के पत्थर चोरी करना शुरू कर दिए। इन पत्थरों को निकालकर वो अपने खुद के घर बनाने के लिए लेकर जाते रहे। सोचा जाए तो इस पूरी कहानी के अंदर यहाँ के लोकल्स और उस शख्स में सिर्फ लालच का ही तो फ़र्क था। उसने पूरी ज़मीन छोड़ दी और इन्होंने पत्थर भी नहीं छोड़े। एक अजीब से शेप के पहाड़ है। ऐसा लगता है जैसे बारिश बहुत सालों से पड़ रही होती है ना, उससे एजेस ज़रा कर्व से हो जाते हैं, राउंड से हो जाते हैं, उस तरह की इनकी शेप्स हैं। As we all know, Hinduism is one of the oldest religion in this world, and Jainism was the most important reform movement that established an independent unit from Hinduism. जैनिज्म का असर रसूख इंडस सिविलाइजेशन में था। इसी वजह से थरपारकर में इनके टेम्पल्स मिलते हैं। मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा में भी इनकी निशानियां मौजूद हैं। आइडेंटिकल आइडल्स, मिलता जुलता आर्किटेक्चर, उसी तरह की कार्विंग्स, उसी तरह की ड्राइंग्स। कुछ तो कनेक्शन है इस जगह का उस जगह से। खुद जैनिज्म भी जो है वो अपने आप में एक पुराना रिलीजन है, लेकिन जैन मज़हब के अंदर एक खुदा जिसने इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात को बनाया, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता। उनका खुदा की मौजूदगी पर यकीन नहीं है। उनके नज़दीक जो अनगिनत नेमत, अनगिनत इल्म, अनगिनत ताकत, अनगिनत सोच समझ सलाहियत और शऊर रखने वाला बन जाता है, वो ही खुदा का दर्जा पाता है। सो बेसिकली जेन्स डोंट बिलीव इन गॉड और गॉड्स इन द वे दैट मैनी रिलीजन डू, but they do believe in divine or at least perfect beings who are worthy of devotion. तो ये इनका टेम्पल है, यहाँ पे ये इबादत करते थे जैन मज़हब के लोग। यहाँ पे मेरे सामने 5 कमरे और मेरे पीछे आप 5 कमरे देख रहे होंगे। इसके अंदर एट अ टाइम 10 लोग बैठ के इबादतें किया करते थे 6 महीने तक। जैसे मुसलमानों में 10 दिन का एहतिकाफ होता है, इबादत करते हैं, इस तरह ये 6 महीने तक इबादत करते थे, बाहर नहीं जाते थे। 5 कमरे मेरे सामने इस तरफ, 5 कमरे मेरे पीछे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इन्हीं पे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो 2000 साल पहले दरियाफ्त हुई थी। जैन मज़हब के लोग जो थे वो चप्पलें नहीं पहनते थे और लाल सब्ज़ी नहीं खाते थे, लाल चीज़ें नहीं खाते थे, और वो गोश्त भी नहीं खाते थे। और उनका था कि जितने भी सांस लेने वाली चीज़ें हैं जो जिंदा है, मतलब जो इस दुनिया में मौजूद हैं, उनको ऐज़ा नहीं देना है, उनको नुकसान नहीं देना है। अब चूंकि वो वायलेंस को पसंद नहीं करते थे तो 1965 और 1971 की जंग के अंदर वो यहाँ से चले गए, इंडो पाक वार के बीच में।
आज शायद वो होते तो हमारे पास कुछ और कहानियाँ होती। 2000 साल पहले की तो मूर्तियाँ दरियाफ्त हुई हैं। पता नहीं ये लोग कब से आबाद होंगे, कितनी कहानियाँ इनके पास होंगी, कितना कुछ कहने को होगा, लेकिन वो चले गए और किसी को नहीं पता किधर है। कहने को तो यहाँ पर लिखा है कि वो इंडो पाक वार के बीच में ही कहीं चले गए, पर लोकल्स का कहना है कि उनके दादा, उनके भी दादा और फिर उनके भी परदादा पुश्तों से इस जगह की हिफाजत कर रहे हैं। और बकौल उनके दादा, परदादा और उनके भी परदादा ने जैन मज़हब के मानने वालों को यहाँ मौजूद नहीं देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पहले ही कहीं जा चुके थे। क्या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की कहानियाँ इस जगह से जुड़ी हुई हैं? क्या उस शहर के तबाह हो जाने पर यहाँ के लोगों ने नकल मकानी को ही सही समझा? पर जैन मज़हब के मानने वालों की आबादी अभी भी इंडिया और दुनिया के दूसरे ममालिक में मौजूद है। जब जैन मज़हब के लोग खुदा के ऊपर ईमान ही नहीं रखते तो ये मूर्तियाँ किसकी हैं और ये इसका अकीदत और एहतराम क्यों करते हैं? असल में ये मूर्तियाँ इनके प्रॉफिट्स की हैं। मतलब कि वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स पर, अपने आप पर, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हासिल किया और मज़हब से जुड़ी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, दिमागी और जिस्मानी तौर पर शक्तिशाली और पावरफुल इंसान बनकर वजदान हासिल किया। ये मूर्तियाँ उनकी हैं जिनको ये अकीदत से नवाजते हैं। जबकि इनमें भी दो ग्रोह हैं, एक वो जो मूर्तियों को मानते हैं और एक वो जो मूर्तियों को नहीं भी मानते। लेकिन इन दोनों केसेस में असल में ये उस एसेंस की या उस वजदान की अकीदत करते हैं जिसको हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उस ही तरह जिस तरह हम अपने नेशनल फ्लैग को अपने घरों पे और आज़ादी के दिन अपने सीनों पर सजाते हैं, इसलिए नहीं कि हम उसको पूजते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता है उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितनी मेहनत, कितने आंसू, कितने ख़ानदान लुटने के बाद, कितने ही सुहाग उजड़ जाने के बाद ये झंडा हमारी पहचान बना है। सो बेसिकली हम उस एसेंस को इज्जत देते हैं और उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देते। और इसी झंडे को नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात, कोई अगर गाली भी दे दे तो हमें गुस्सा आता है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। अच्छा खासा सुहाना मौसम था, सोचा था बादल छाए रहेंगे और मस्त माहौल चलता रहेगा, लेकिन अचानक से बहुत सड़ी हुई धूप निकल आई है। सब कुछ जल गया है, स्किन विस्किन ये वो, कोई सनब्लॉक भी मैंने नहीं लगाया हुआ था। अभी भी बहुत सड़ी हुई गर्मी हो रही है, लेकिन मज़ा आ गया बॉस, और ये टोटली वर्थ रहता है। उसके बाद हम बढ़ने लगे बोडेसर मॉस्क की जानिब, जो कि 1505 में गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बिन जफ़र शाह ने बनवाई थी। इस मस्जिद को देखने पर ही आपको काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं जैन टेम्पल्स से। बस फ़र्क इतना है कि वो हज़ारों साल पहले बना है और ये अभी कोई 700 साल के अंदर अंदर बना है। 517 साल तो 700 साल हो गए ना। अच्छा, उस टाइम बनी थी ये। इस मस्जिद को बनाते हुए वाइट मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया और इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि मस्जिद का डिज़ाइन, इसके ब्लॉक्स, इसके पिलर्स, ईंटें वगैरह सब जैन टेम्पल्स की तरह हाईली रिच हो। सीम्स लाइक दिस मॉस्क इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ नियर बाय जैन टेम्पल्स। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये चल रहा था कि हम भी अपना दिल लगाकर कोई एक खूबसूरत सी चीज़ बनाएं। खैर, खूबसूरत तो है और एक सुकून भी मिला यहाँ पहुँचकर। बोडेसर में देखने के लिए हमारे लिए बस यही था। अब हम निकलने लगे हैं सार्थरो के लिए, क्योंकि वहाँ की भी एक कहानी है। बताऊंगा अगले व्लॉग में, इंतज़ार फरमाएं।